वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वो लिटरेचर। आज जो हम लोग नावल डिस्कस करने वाले हैं वो है वोयेज इन द डार्क। जीन रीज ने ये नावल लिखा है। ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। इस नावल की समरी, थीम्स और करेक्टर्स जो है वो आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीन रीज की बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं कि जीन रीज थी कौन और इनके नोटेबल वर्क्स कौन से हैं और इन्होंने क्या जो है वो अपना रोल प्ले किया था राइटिंग के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन रीज की बायोग्राफी को देखते हैं। जीन रीज जो थी वो ब्रिटिश नॉवलिस्ट थी, कैरेबियन थी। वेस्ट इंडीज़ में जो कैरेबियन जो है ये लोकेटेड है, तो वहाँ ये पैदा हुई थी। 1978 के अंदर ये अपॉइंटेड हुई थी एज अ कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर हर राइटिंग। तो 1978 के अंदर ये एज अ CBE अपॉइंटेड हुई थी। एट द एज ऑफ 16 शी मूव्स टू इंग्लैंड फॉर हर एजुकेशन। तो डेट्स वाई जो है ये नावल जो है इन्होंने अपनी ट्रॉमेटिक लाइफ पे ही लिखा है, वो एज इन द डार्क 1934। फर्दर अगर इनकी हम लोग फेमस राइटिंग की बात करें तो वाइट सगैसो सी, जो कि इनका पोस्ट कॉलोनियल नावल है, वो बहुत फेमस नावल है। और साथ ही साथ इनके और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जो कि पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स हैं जिनमें और बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर अगर हम लोग बात करें इस नावल की जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो एज इन द डार्क। ये जो नावल है ये थर्ड पब्लिश्ड नावल है इनका, इनकी लाइफ के अंदर। फर्स्ट टू नावल्स के बाद उन्होंने थर्ड जो नावल पब्लिश करवाया था वो था वोयेज इन द डार्क 1934 के अंदर। और की सेटिंग अराउंड 1913 टू 1914 के अराउंड ही है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और फर्स्ट पर्सन नरेशन है। जो इसकी प्रोटैगनिस्ट हैं आना, वो जो है उसने जो है इसको नरेट किया है। और ये टोटली जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, जीन रेस की जो लाइफ है उसके ऊपर है। फर्दर अगर हम लोग इसके करेक्टर्स पर आएँ इस नावल के, वोयेज इन द डार्क के करेक्टर जो फर्स्ट प्रोटैगनिस्ट हैं वो है एना मॉर्गन। हेस्टर जो है ये एना मॉर्गन की जो स्टेप मदर है। वॉल्टर जेफरीज जो कि एना मॉर्गन का बॉयफ्रेंड है। वैनिस जो कि वॉल्टर जेफरीज का कज़न है। मॉडी एंड लॉरी, ये दोनों जो हैं यहाँ पे एना मॉर्गन की फ्रेंड्स हैं। और ये थिएटर ट्रूप में एज अ जहाँ पे ये एज अ ग्रुप ऑफ सिंगर जो वर्क करते थे कोरस के तौर पर, उसमें ये हैं। अंकल बू जो है एना मॉर्गन का अंकल हैं। फर्दर इसमें करेक्टर्स आ जाते हैं। ईथल जो है ये एक बिजनेस वूमन है जो कि पार्लर चलाती है और प्रोस्टिट्यूट का काम भी करवाती है, जो कि इसके पार्लर में काम करती हैं। उसके बाद फ्रैंकिन है जो कि एना मॉर्गन की मेमोरी आंट है, जो कि इसकी फ्रैंकिन ने अपब्रिंगिंग की थी कैरेबियन में एना मॉर्गन की। तो ये नॉस्टैल्जिक एक आंट है एना मॉर्गन के लिए। उसके बाद अगर हम लोग इसके मेन पॉइंट समरी की बात करें, समरी में आके एना मॉर्गन जो है वो ट्रैवल करती है आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर विद थिएटर ट्रूप टू लंदन। अब जब ये लंदन में आ जाते हैं तो थिएटर ट्रूप में कौन कौन होता है? मॉडी एंड लॉरी, ये दोनों इसकी फ्रेंड्स होती हैं। और ये एज अ कोर्स जो है यहाँ से मूव करके जो है वो लंदन आ जाते हैं, बिकॉज एना मॉर्गन की फादर की तो डेथ हो गई है और स्टेप मदर जो इसकी लंदन में है, तो ये उनके पास आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये शॉपिंग पे जाती हैं एना, मॉडी एंड लॉरी, तीनों फ्रेंड्स, तो ये वॉल्टर से मिलती हैं। वॉल्टर जो कि एक मिडिल एज मैन है, एना के से ओल्ड ही है ऑब्वियसली, और वेल्दी है। और ये जो है वो स्ट्रीट में एना से मिलता है और मॉडी जो है वो एना कहती है कि तुम इसको डेट करो और इससे जितने पैसे तुम ले सकती हो लो। एना जो है वो वॉल्टर को यहाँ पे डेट करती है और ये जब एक फिर रूम में जाते हैं और ये सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यही वो सीन होता है जहाँ पे जो एना है वो अपनी जो वर्जिनिटी है वो लूज़ कर देती है। फर्दर अगर हम लोग बात करें स्टोरी में, हेस्टर आती है। हेस्टर जो है वो एना को विज़िट करती है। एना की स्टेप मदर है और इसके साथ बिल्कुल अच्छा रवैया नहीं रखती। और इसके फादर की जो एना के फादर की जितनी भी इनहेरिटेड चीज़ें थीं वो सब इसने जो है वो खुद ही अकेले रख लीं और एना को उसमें से कुछ भी नहीं दिया पै। और अब आइए इसको कहती है कि अब मैं तुम्हारा मज़ीद ख़र्चा नहीं उठा सकती और तुम्हारे अंकल बू को भी मैंने कहा है और अंकल बू भी तुम्हारी अब कोई फाइनेंशियली जो है वो हेल्प नहीं कर सकते। एना इस पॉइंट पे आके उसको कहती है कि मुझे जो है वो कोई हेल्प नहीं चाहिए, फाइनेंशियली मैं खुद रह सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो एक बहुत बुरे तरीके से स्टेप मदर का जो है वो अपनी स्टेप डॉटर से जो है वो अलहदगी हो जाती है और ये दोनों अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। उसके बाद है ये विंसेंट है जो कि है वॉल्टर का कज़न।
अब वो ये आता है और ये विज़िट करता है, और जब एना को पता चलता है कि विंसेंट और वॉल्टर जो है वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो एना जो है वो बहुत अपसेट हो जाती है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया वॉल्टर ने। बिकॉज़ एना और वॉल्टर का लव अफेयर चल रहा होता है, और वॉल्टर इसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहा होता है, और ये बोर्डिंग हाउस में रह रही होती है बिकॉज़ ऑफ वॉल्टर, क्योंकि वो उसको फाइनेंशियली यहाँ पे सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि एना के पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट होती नहीं है उस टाइम पे। फर्दर जब इसको ये पता चलता है, तो विंसेंट और वॉल्टर न्यूयॉर्क चले जाते हैं। अब वहाँ पे जाके विंसेंट जो है वो एना को जो है वो लेटर्स लिखता है, लेटर में बताता है, उसको पैसे भी भेजता है और लेटर में बताता है कि अब वॉल्टर तुम में और इंटरेस्टेड नहीं है मज़ीद। तो इसलिए इस बात पे एना को बहुत गुस्सा आता है, और वो जिस जगह पे वॉल्टर रेंट पे कर रहा होता है एना के रहने का, अब जो बोर्डिंग हाउस होता है, उसको ये छोड़ जाती है ताकि उसका कोई कॉन्टैक्ट ही ना रह पाए वॉल्टर से। फर्दर फिर क्या होता है, जब ये वहाँ से निकल जाती है तो ये मिलती है एक ईथल से। अब ये ईथल जो है वो इसे बताती है कि मैं एज़ अ नर्स मैंने कोर्स किया हुआ है, लेकिन मैं जो हूँ अभी पार्लर चला रही हूँ और मुझे एक मैनिक्योरिस्ट और पेडिक्योरिस्ट की ज़रूरत है। तो क्या तुम मेरे लिए और तुम मेरे जो है वो वहाँ पे एक अपार्टमेंट में रूम रेंट ले लो। तो ऐना जो है वो इससे मिलती है, इनके आपस में बातचीत होती है, और देन जो है वो ऐना जो है वो ईथल के अपार्टमेंट में एक रूम रेंट ले लेती है, और वहाँ पे एज अ मैनिक्योरिस्ट और पेडिक्योरिस्ट जो है वो वर्क करती है। और ईथल बहुत ज़्यादा इस पे एक्सपेक्ट कर रही होती है ऐना से कि ये एज अ प्रोस्टिट्यूट भी काम करे, बिकॉज वहाँ पे जो मैन है बहुत ज़्यादा आते थे और वो जस्ट फॉर प्रोस्टिट्यूशन आते थे कि फॉर सेक्शुअल एक्टिविटी। तो ऐना जो है वो इन ऐसे मैटर्स में बहुत ज़्यादा एरोगेंट थी। वो मेल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा खुद से दूर रखती थी, और इसी टाइम पे जब ऐना को पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट फ्रॉम वॉल्टर, सो देन ईथल को जब ये पता चलता है कि अब ये किसी काम की नहीं है ऐना, तो ये इसको घर से निकाल देती है। ऐना जो है देन उसको वेनिस जो अंकल बू तो पहले ही इसको कह चुके हैं कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प फाइनेंशियली नहीं करूँगा। तो अब जो है ये वॉल्टर के जो कज़न था विंसेंट, उसको जो है वो लेटर लिखती है कि मुझे अबॉर्शन के लिए मनी पैसों की ज़रूरत है, तो वो ताकि फाइनेंशियली मेरी मुझे थोड़ी-सी हेल्प कर दो ताकि मैं अबॉर्शन करवा सकूँ। ऐना जो है यहाँ पे ये बेबी चाहती है, लेकिन बिकॉज़ शी नोज़ कि वो उस बेबी को जो है वो लाइफ़ नहीं दे सकती, बिकॉज़ इसकी कोई फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। तो फिर जब ये बेबी को अबॉर्ट करवा देती है, तो ये हैलुसिनेटेड हो जाती है, और जो है लाइक जैसे कोई इंसान मर जाए वैसे वाली इसकी कंडीशन हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये रिकवर कर जाएगी। तो ये ओवरऑल इसकी स्टोरी थी आना की। और ड्यूरिंग द होल स्टोरी कि यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो वो आना जो है वो अपने अपने होम कंट्री मीन्स के कैरेबियन को बहुत ज़्यादा मिस करती है, जो कि कॉलोनी है। और उसके बाद उसको मिस तो करती है, साथ ही साथ अपने चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा मिस करती है कि मैं वहाँ बहुत खुश थी, और यहाँ पे लंदन में आके वो बहुत उदास है, लोनलाइनेस का शिकार है, और साथ ही साथ सोसाइटी का उसके ऊपर प्रेशर कितना है, वो फाइनेंशियली अनस्टेबल है, पॉवर्टी है। ये सब कुछ जो है वो आना को जहाँ पे लंदन में आके फेस करना पड़ता है। इसके अंदर हम लोग थीम्स को अगर देखें तो मनी एंड हैप्पीनेस का हमें थीम मिलता है, जेंडर एंड पावर का मिलता है, आइडेंटिटी एंड द अदर का मिलता है। अब ये आइडेंटिटी एंड द अदर का एक पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट है इसके अंदर, कि किस तरह से जब इंसान अपने होम कंट्री से दूर होता है और दूसरे कंट्री में आता है, तो किस तरह से उसे अपनी आइडेंटिटी जो है वो खोनी पड़ती है, और उसको एज अ अदर जो है वो उस सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है। जैसे कि एना जो थी वो वाइट थी इंस्टेड ऑफ वाइट, लेकिन फिर भी उसको एक कॉलोनी में रहने की वजह से जो है वो ऐसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे कि किसी ब्लैक को। एना जो है वो ब्लैक्स के बहुत ज़्यादा करीब थी और एक ब्लैक बनना चाहती थी, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि वो पर्सनली जो है वो खुद इंडिविजुअली वाइट थी। उसके बाद अगर हम इस नॉवल की बात करें, वो एज इन द डार्क, इसमें ओवरऑल हमें जो स्टोरी मिलती है उसमें अनहैप्पी लव अफेयर मिलता है जो कि वॉल्टर और एना का है। उसके बाद पोर्ट्रेट ऑफ हाइपोक्रिटिकल सोसाइटी। अब हाइपोक्रिटिकल सोसाइटी किस तरह से है, जैसे कि एना को वॉल्टर मिला, उसने एना की इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, उसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की उसके साथ, फर्दर उसको ऐसे ट्रीट किया, उसको छोड़ दिया, देन वो खुद न्यूयॉर्क चला गया। तो ये सब क्या है कि सोसाइटी की हाइपोक्रेसी है। उसके बाद ईथल जब उसको मिलती है, तो इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट वो भी उससे प्रोस्टिट्यूशन का काम लेती है। तो ये भी क्या है, सोसाइटी की हाइपोक्रेसी है। उसके बाद
एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्ज़ाइल। अब एग्ज़ाइल अपने होम कंट्री से जब इंसान कहीं दूर हो किसी दूसरे कंट्री में, ऑब्वियसली उसको होम सिकनेस थी। इंसान टूट जाता है ऑब्वियसली, साथ ही साथ फाइनेंशियल कंडीशन भी उसकी ठीक नहीं थी। तो ये सब जो हैं इस हमें नावल के अंदर मिलते हैं। उसके बाद इस नावल में हमें मेमोरी और बिलोंगिंग मिलती है, सोशल आइसोलेशन मिलती है। ये सब कुछ जो है वो हमें इस नावल के अंदर नज़र आता है। आई होप कि आपको ये जो नावल है वो क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।